मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा लेक्चर नंबर 36 इसमें हमने ऑप्टिमम आउटपुट कपलिंग पावर के बारे में शुरू में देखना है। तो जो आउटपुट कपलिंग है लेज़र के अंदर, इसको हम वो प्रोसेस कहते हैं कि जिसकी मदद से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं लेज़र लाइट को किसी लेज़र कैविटी में से टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि लेज़र कैविटी में से लेज़र को हासिल करते हैं और उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भेज देते हैं। तो आउटपुट कपलिंग, तो जो आउटपुट कपलिंग है रेफर्स, इसको आप रेफर करते हैं टू द प्रोसेस ये वो प्रोसेस है कि जिसके अंदर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑफ एक्सट्रैक्टिंग लेज़र, जिसके अंदर हम लेज़र को एक्सट्रैक्ट करते हैं लेज़र लाइट को फ्रॉम द लेज़र कैविटी, वो कैविटी के जिसके अंदर लेज़र जो है वो प्रोड्यूस हो रही है टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर हम भेज देते हैं। तो ये प्रोसेस जो होता है इसको हम कहते हैं आउटपुट कपलिंग, यानी कि लेज़र को आप एक्सट्रैक्ट करते हैं लेज़र कैविटी से, वो आपको सारा प्रोसेस का पता है, और फिर वहाँ से हम उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भेज देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेज़र बीम। तो जो डिज़ाइन होता है इसका आउटपुट कपलिंग का, ये एसेंशियल होता है फॉर ऑप्टिमाइजिंग लेज़र परफॉर्मेंस, कि अब ये किस किस्म का आपने इसको डिज़ाइन दिया, किस किस्म की कैविटी आप, कैसा आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो हम कंसिडर करते हैं जब आप डिटरमिन करते हैं आउटपुटिंग कपलिंग जो है वो लेज़र की, और उनके अंदर वो जो पॉइंट्स हैं उनमें नंबर 1 के ऊपर हमारे पास पॉइंट जो आता है वो आता है रिफ्लेक्टिविटी ऑफ द आउटपुट कपलर। तो जो आउटपुट कपलर होता है ये टिपिकली एक पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है जो कि अलाउ करता है एक पोर्शन ऑफ लेज़र लाइट को कि वो एग्जिट करे कैविटी में से। ठीक है, ये रिफ्लेक्टिव। अब आउटपुट, हाँ, आपको पता है कि रेजोनेटर क्या होता है। हमें पता है कि रेजोनेटर जो है उसके अंदर दो मिरर्स होते हैं, एक फुली मिरर्ड होता है और एक पार्शली मिरर्ड होता है। तो फुली मिरर्ड जो होता है वो तो टोटली जो है वो फोटॉन्स को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन जो पार्शली मिरर्ड होता है वो फोटॉन्स का कुछ पोर्शन जो होता है उसको बाहर भी जाने देता है। तो जो आउटपुट कपलर है, आउटपुट कपलर इस टिपिकली ये पार्शली, ये पार्शली जो मिरर्ड है, रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है, पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर, एक पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है जो कि अलो करता है, allows a portion of laser light, लेज़र लाइट के पोर्शन को टू एग्जिट द, कि वो एग्जिट कर जाए कैविटी में से बाइल निकल जाए। और जो हमारे पास रेस्टिंग रिफ्लेक्टिंग है, वाइल रिफ्लेक्टिंग, अब एक मिरर आपके पास रिफ्लेक्टिंग भी है, तो जो रिफ्लेक्टिंग है वो रेस्ट बैक करेगा इनटू द कैविटी, रिफ्लेक्टिंग द रेस्ट बैक इनटू कैविटी, वो कैविटी की तरफ
वापस चला जाएगा, यानी रिफ्लेक्टिंग जो है वो कैविटी की तरफ वापस भेज देगा, और जो पार्शली रिफ्लेक्टेड है उसमें से कुछ पोर्शन निकल कर बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो जो रिफ्लेक्टिविटी होती है इस मिरर की, इसके लिए क्रिटिकल पैरामीटर होता है जिसको हमें कंसिडर करना पड़ता है। तो लोअर रिफ्लेक्टिविटी अगर हो तो ज़्यादा लाइट जो है वो एग्जिस्ट करती है, अगर हाई रिफ्लेक्टिव हो तो ये इंक्रीज करती है नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस को विद इन द कैविटी, यानी कि जितनी रिफ्लेक्टिविटी बढ़ती जाएगी, जो नंबर ऑफ आपके पास कोलिजन्स हैं फोटॉन्स के साथ के एटम्स के साथ कैविटी के अंदर, वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो पोटेंशली ये जो है क्या करेगा, इन्हांस करेगा लेज़र गेन को। तो जो चॉइस ऑफ रिफ्लेक्टिविटी ये डिपेंड होती है जो डिज़ाइन है लेज़र का, आउटपुट पावर और एफिशिएंसी के ऊपर, ठीक है। यानी कि इसका डिपेंड किन 3 फैक्टर्स के ऊपर होता है, ये डिपेंड करता है, जो रिफ्लेक्टिविटी है ये डिपेंड करती है डिज़ायर्ड लेज़र आउटपुट पावर के ऊपर, यानी कि आउटपुट पावर के ऊपर डिपेंड करती है एक, और नंबर 2 के ऊपर ये डिपेंड करती है एफिशिएंसी के ऊपर, ठीक है, जो रिफ्लेक्टिविटी होती है किसी आउटपुट कपलर की। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि आउटपुट कपलिंग एफिशिएंसी। तो आउटपुट कपलिंग एफिशिएंसी, जो आउटपुट कपलिंग एफिशिएंसी है, आउटपुट कपलिंग एफिशिएंसी ये बेसिकली मेजर है कि हाउ मच लेजर लाइट इज इफेक्टिवली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कैविटी, कि आपने कितनी ज़्यादा लेज़र लाइट जो है वो कैविटी में से निकाल लिया। एक्चुअली उसका मेजर है जो आउटपुट कपलिंग एफिशिएंसी है। द आउटपुट कपलिंग एफिशिएंसी इज द मेजर, ये मेजर है इस चीज़ का कि इज द मेजर ऑफ हाउ मच, कि कितनी लेज़र लाइट, हाउ मच लेज़र लाइट इफेक्टिवली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कैविटी, कि कितनी लेज़र लाइट जो है उसको आपने एक्सट्रैक्ट किया है, उसको आपने निकाला है कैविटी में से। तो ये इन्फ्लुएंस होती है फैक्टर्स से, जैसे हमारे पास होती है रिफ्लेक्टिविटी ऑफ द आउटपुट कपलर, अलाइनमेंट ऑफ द ऑप्टिकल कंपोनेंट्स और लॉसेस विद इन द कैविटी। तो यानी कि ये बेसिकली डिपेंड करती है, ये नंबर 1 के ऊपर ये डिपेंड करती है, जो फैक्टर है वो होती है रिफ्लेक्टिविटी ऑफ द आउटपुट कपलर, के जो रिफ्लेक्टिविटी है आपके पास आउटपुट कपलर की। नंबर 2 के ऊपर ये डिपेंड करती है जो अलाइनमेंट होती है ऑप्टिकल कंपोनेंट्स की, द अलाइनमेंट ऑफ ऑप्टिकल। अब ऑप्टिकल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यानी कि जो आपके पास वहाँ पर मिरर्स लगे हुए हैं या लेंस लगे हुए हैं, उनकी जो अलाइनमेंट है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। और तीसरे नंबर पर जो लॉसेस कैविटी के अंदर हो रहे हैं डायफ्रैक्शन की वजह से। तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर ये एफिशिएंसी जो है वो डिपेंड करती है। तो अगर आपने हाई आउटपुट कपलिंग एफिशिएंसी हासिल करनी है तो इसके लिए ये तीनों फैक्टर जो हैं इनको आपको मद्देनज़र रखना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है इसके अंदर है वो है लेज़र लेंथ कैविटी।
लेजर लेंथ कैविटी, ये आपके पास थर्ड पॉइंट है। तो जो लेंथ ऑफ लेजर कैविटी है ये इफेक्ट करती है नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ द लेजर लाइट कैन बी एम्पलीफाइड विद इन द कैविटी, कि कितनी दफा लेजर लाइट जो है वो कैविटी के अंदर एम्पलीफाई हुई है। तो द लेंथ ऑफ द लेजर कैविटी अफेक्ट्स, तो जो लेंथ है लेजर कैविटी की ये इफेक्ट करती है द नंबर ऑफ टाइम्स, द नंबर ऑफ टाइम्स, कि कितनी नंबर ऑफ टाइम जो है लेजर लाइट, द लेजर लाइट कैन बी एम्पलीफाइड इन द कैविटी, कि कितनी दफा लेजर लाइट जो है वो कैविटी के अंदर एम्पलीफाई हुई है। तो जो आउटपुट कपलिंग मिरर की पोजीशन होती है विद इन द कैविटी इज क्रूशल, यानी कि आउटपुट कपलिंग मिरर कौन सा होता है? आउटपुट कपलिंग मिरर वो होता है कि जो पार्शली सिल्वर्ड होता है, जिसमें से लाइट निकलती है, तो उसकी पोजीशन बड़ी क्रूशल होती है। तो अगर आप एडजस्ट करें कैविटी लेंथ को और आउटपुट कपलर की पोजीशन को, तो इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं लेजर मोड स्ट्रक्चर और लेजर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को। यानी कि ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? नंबर 1 के ऊपर ये डिपेंड करता है आउटपुट कपलर, यानी कि आउटपुट का जो मिरर है उसकी पोजीशन पर। आउटपुट कपलर पोजीशन, यानी कि जो आउटपुट मिरर है उसकी पोजीशन के ऊपर। और नंबर 2 के ऊपर ये डिपेंड करता है एडजस्टिंग द लेंथ ऑफ कैविटी। तो अगर कैविटी की लेंथ ज़्यादा हो तो कैविटी के अंदर ज़्यादा एम्प्लीफिकेशन हो गई, क्योंकि बार बार फोटॉन्स जो हैं उनके रास्ते में एटम्स आएंगे लेंथ ज़्यादा होने की वजह से, और ज़्यादा लेज़र लाइट जो है वो प्रोड्यूस होगी इंक्लूजन्स के वजह से। उसके बाद नंबर 4 जो पॉइंट है इसका वो है वेवलेंथ एंड पोलराइजेशन कंसिडरेशंस। वेवलेंथ एंड पोलराइजेशन कंसिडरेशंस। वेवलेंथ और जो पोलराइजेशन की कंसिडरेशंस है। तो जो चॉइस होती है मटेरियल की और कोटिंग की फॉर द आउटपुट कपलर मिरर शुड बी कंपैटिबल विद द लेजर ऑपरेटिंग वेवलेंथ। अब जो मटेरियल्स या कोटिंग आप यूज़ करते हैं आउटपुट कपलर यानी आउटपुट मिरर के ऊपर, वो उसको कंपैटिबल होना चाहिए जो लेज़र की ऑपरेटिंग वेवलेंथ, यानी कि जिस पर लेज़र जो है ऑपरेट हो रही है। तो मिरर जो है ये आल्सो मेंटेन करता है लेज़र डिज़ाइन प्रॉपर्टीज़, पोलराइजेशन प्रॉपर्टीज़। तो जो मिरर का डिज़ाइन होता है वो भी पोलराइजेशन प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करता है। तो इसका मतलब यह है कि हमने यहाँ पर ये देखना कि हमारे पास किस किस्म का मटेरियल है, उसके ऊपर कैसी कपलिंग है। मटेरियल किसका? जो आउटपुट कपलर है। आउटपुट कपलर का मतलब यह है कि जो आपका वो मिरर जो पार्शली सिल्वर्ड है, ठीक है, और वो उसको आपने इस तरह चूज़ करना है कि उसकी वेवलेंथ जो है वो लेज़र की ऑपरेटिंग वेवलेंथ के साथ कंपैटिबल हो। अगर वो वेवलेंथ जो है लेज़र की उसके साथ कंपैटिबल नहीं होगा तो फिर जो है आपको अच्छी आउटपुट के ऊपर लेज़र नहीं मिलेगी। उसके बाद जो 5वां इसके अंदर है पॉइंट वो है मोड कंट्रोल। तो मोड डिपेंडिंग ऑन द लेज़र डिज़ाइन और उसकी एप्लीकेशन जो है हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे पास क्या मोड का स्ट्रक्चर बन रहा है। और जब आप सेलेक्ट करते हैं एक स्टेबल रेजोनेटर को, स्टेबल रेजोनेटर कन्फिग्रेशन, और ये स्टेबल रेजोनेटर कन्फिग्रेशन जो होती है ये बेसिकली होती है डिज़ायर्ड बीम जो होती है उसका आउटपुट हासिल
करने के लिए। तो अब मोड कंट्रोल यानी कि आपने कंट्रोल करना है कि जो आपके पास ट्रांसफ़र और लॉन्गिट्यूडनल मोड बन रहे हैं, ठीक है, उन ट्रांसफ़र और लॉन्गिट्यूडनल मोड्स को आपने कंट्रोल करना है कैविटी के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए हमें फिर देखना पड़ता है लेज़र डिज़ाइन को, और ये कंसिडर करना पड़ता है कि आपको जिस एप्लीकेशन के लिए लेज़र चाहिए, यानी कि जहाँ पर आपने लेज़र इस्तेमाल करनी है, वहाँ पर किस किस्म का आपको मोड्स जो हैं वो चाहिए उस लेज़र की कैविटी के अंदर। इससे फिर जो मोड का जब कंट्रोल करते हैं तो उससे जो लेज़र की क्वालिटी है और उसके जो आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स हैं वो बेहतर हो जाते हैं। उसके बाद छठे नंबर पर है आउटपुट पावर एंड बीम क्वालिटी। आउटपुट पावर और बीम क्वालिटी, तो जो आउटपुट कपलिंग डिज़ाइन होता है इसको बैलेंस करना चाहिए डिजायर्ड आउटपुट पावर से विद द क्वालिटी ऑफ लेज़र बीम। यानी कि आउटपुट कपलिंग, ये अब आउटपुट कपलर क्या है, आपका वही मिरर है, उसका डिज़ाइन जो है वो बैलेंस होना चाहिए डिजायर्ड आउटपुट पावर से, जिससे कि क्वालिटी लेज़र बीम की बढ़ती है। तो हाई आउटपुट पावर जो है उसके लिए रिक्वायर होता है हायर रिफ्लेक्टिविटी आउटपुट कपलर, और इसकी वजह से एक इम्पैक्ट आता है बीम क्वालिटी के ऊपर। तो फाइंडिंग द राइट ट्रेड ऑफ इज एसेंशियल। तो बेसिकली क्या है कि आउटपुट पावर के लिए आपको जो है हाई आउटपुट पावर गेन करने के लिए एक हाई रिफ्लेक्टिव आउटपुट कपलर, यानी कि ऐसा आउटपुट कपलर चाहिए कि जिसकी रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट करे और वो फोटॉन्स रिफ्लेक्ट होने के बाद एटम के साथ टकराएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एम्पलीफिकेशन करें, जिसकी मदद से आपकी आउटपुट पावर जो है वो इंक्रीज हो जाए। उसके बाद 7वें नंबर पे होता है थर्मल कंसिडरेशंस। ठीक है जी, तो थर्मल कंडीशंस क्या है कि आउटपुट कपलर जो है इसको आप हीट कर सकते हैं अप टू द ऑब्जर्व लेज़र लाइट, जितनी आप लेज़र लाइट ऑब्जर्व कर रहे हैं वहाँ तक। तो अगर आप मैनेज करें हीट को तो इसकी मदद से आप प्रिवेंट कर सकते हैं थर्मल डिस्टॉर्शन को या डैमेज ऑफ द मिरर को। अब जाहिर बात है अगर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो जो आपका आउटपुट कपलर मिरर है वो उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, उसके अंदर डिस्टॉर्शन हो सकती है, वो डैमेज हो सकता है। इसलिए हीट को कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। तो अगर गुड मैकेनिज़्म जो है वो उसको यूज़ किया जाए, तो हम कूलिंग मैकेनिज़्म को अगर यूज़ किया जाए तो हम जो है वो स्टेबल परफॉर्मेंस जो है वो लेज़र की हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ से ये सारे पॉइंट्स देखने के बाद हम इस नतीजे तक पहुँचते हैं कि जो ऑप्टिमम आउटपुट कपलिंग है लेज़र की, वो डिपेंड करती है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स पर जो किसी लेज़र सिस्टम की होती हैं। इसमें इंक्लूड करता है डिज़ायर्ड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, पावर एफिशिएंसी, बीम क्वालिटी, लेज़र डिज़ाइन इंजन केयरफुली कंसिडर करते हैं इन फैक्टर्स को जब वो आउटपुट कपलिंग को हासिल करते हैं और स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए। अब हर एप्लीकेशन के लिए आपको डिफरेंट किस्म की लेज़र जो है वो चाहिए होती है। ठीक हो गई जी बात। तो ये मैंने आपको बता दिए सारे के जो ऑप्टिमम आउटपुट कपलिंग है उसमें कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो आते हैं। उसके बाद आ जाए हमने नेक्स्ट चीज़ जो स्टडी करनी है वो हमने करनी है लेज़र ट्यूनिंग। लेज़र ट्यूनिंग, तो जो गेन लाइन विड्थ होती है कुछ लेज़र की, जैसे डाई लेज़र्स हैं, सॉलिड स्टेट लेज़र हैं, ये बड़ी वाइड होती है और वेरियस एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास एक रिक्वायरमेंट होती है कि हम ट्यून करें लेज़र की आउटपुट वेवलेंथ को अवे फ्रॉम द लाइन सेंटर और अक्रॉस द एंटायर अवेलेबल लाइन विड्थ। ठीक है जी, तो गेन और जो विड्थ है, द गेन लाइन विड्थ, जो गेन लाइन विड्थ है ऑफ सम लेजर्स, फॉर एग्जांपल
जैसे आपके पास है सॉलिड स्टेट लेजर्स, जैसे कि सॉलिड स्टेट्स लेजर्स हैं, इट इज वेरी वाइड, ये बहुत वाइड होती है इनकी जो लाइट विड्थ है, एंड फॉर वेरियस एप्लीकेशन एप्लीकेशंस, और मुख्तलिफ एप्लीकेशन के लिए वन हैज़, जो कि लेज़र को यूज़ कर रहा है, वन हैज़ ए रिक्वायरमेंट ऑफ ट्यूनिंग लेज़र। तो यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट होती है कि लेज़र जो है उसको ट्यून किया जाए आउटपुट वेवलेंथ से, आउटपुट वेवलेंथ, उसकी जो आउटपुट वेवलेंथ है उसको ट्यून किया जाए अवे फ्रॉम लाइन सेंटर, अवे फ्रॉम लाइन सेंटर, जो लाइन है लाइन विड्थ के सेंटर का उससे अवे, एंड अक्रॉस द एंटायर अवेलेबल लाइन विड्थ, एंड अक्रॉस द एंटायर अवेलेबल लाइन विड्थ, और जो आपको एंटायर अवेलेबल लाइन विड्थ है, ठीक है, तो उस ट्यून किया जाए लेज़र को। यानी कि अगर वाइड लाइन विड्थ आ रही है, कुछ लेज़र्स जो है उनमें वाइड लाइन विड्थ आती है, जैसे सॉलिड स्टेट लेज़र है, और वेरियस एप्लीकेशन के अंदर हमारी ये रिक्वायरमेंट होती है कि हम लेज़र को ट्यून करें। कैसे ट्यून करें? उसकी आउटपुट वेवलेंथ को अवे फ्रॉम द लाइन सेंटर। अब जाहिर बात है लाइन विड्थ ज़्यादा होगी तो स्प्रेड बढ़ जाएगा, तो हमने वो लाइन विड्थ जो है उसको ट्यून करना है, ठीक है, और अवे फ्रॉम द लाइन सेंटर और अक्रॉस द एंटायर अवेलेबल, जितनी आपको लाइन विड्थ जो है वो अवेलेबल है उसके क्रॉस। तो इन अदर केसेस लेज़र जो है वो एग्जिबिट करती है गेन और मोर देन वन ट्रांजिशंस, मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र और आर्गन लेज़र जो है। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट विच जो है वो यूजुअली ऑसिलेट करता है, मतलब ये लेज़र जो हैं जिनके अंदर गेन ज़्यादा होता है, ये लेज़र जो इनके अंदर ऑसिलेशन होती है। लेकिन अब यहाँ पर ये ऑसिलेशन जो है इसके लिए हमने क्या करना है, हमने ट्यून करना है लेज़र वेवलेंथ को अवे फ्रॉम द स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन, जो स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन आ रही है उसके अवे से। तो इन बोथ चीज़ जो हमने ऊपर अबव सर्कमस्टांसेस जो हैं इनको डिस्कस किया, हमें यहाँ पर वेवलेंथ सेलेक्टिव एलिमेंट विद इन द लेज़र कैविटी जो है उसको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आपको लेज़र कैविटी के अंदर वेवलेंथ जो है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो वेवलेंथ सेलेक्टिव एलिमेंट विद इन द लेज़र कैविटी। तो अब लेज़र कैविटी के अंदर हमें सेलेक्टिव वेवलेंथ जो है वो चाहिए। तो अगर हम ये देखें कि जो मिडल है इंफ्रारेड का, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र हो और इसका मिडल हो, तो यहाँ पर जो है हम यूज़ करते हैं एज वन ऑफ द कैविटी मिरर्स ए डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग अलाइंड इन सो कॉल्ड लिटिल रो कन्फिग्रेशन, ठीक है। ये मैं अब यहाँ पर ये आपको फिगर बना के देखता हूँ कि किस तरह हम वेव लेंथ जो है उसको सिलेक्ट करते हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र के अंदर। तो इसको हम कहते हैं लाइट रो कन्फिग्रेशन। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ, आपके पास देखें कि ये हमारे पास
यहाँ पर ये लाइन है, ये 1 ये 2 मिरर है, और इधर ये आपके पास गेन मीडियम है। इसको कह लें ये फिगर 1A है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो है ये इस जगह पर ये ग्रेटिंग पड़ी हुई है इस फिगर के अंदर। तो ये जो आपके पास ग्रेटिंग है, इसके लिए इस ग्रेटिंग की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है जो कि एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट बैक होगी रेजोनेटर के अंदर। मतलब लाइट यहाँ आ जाएगी, यहाँ से ये बीम जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होगी रेजोनेटर की तरफ, और वेवलेंथ ट्यूनिंग जो है वो आपको अचीव हो जाएगी। ठीक है, अब ये एक रोटेटिंग ऑपरेटस है। ठीक है, ये एक रोटेटिंग ऑपरेटस है, और इसको लाइट रो कन्फिग्रेशन, मतलब ये वाली जो कन्फिग्रेशन होती है ये एक रोटेटिंग कन्फिग्रेशन है, और इसको लिट रो कन्फिग्रेशन का नाम जो है वो दिया जाता है। ठीक है, इसमें ये पहली फिगर है। उसके बाद दूसरी जो है, इसमें हम दूसरी फिगर के अंदर यहाँ पर जो है ये मिरर है, अगर जैसे ये यहाँ पर मिरर है, तो इधर आप इस मिरर के साथ ये आपके पास गेन मीडियम आ गया, और इसके आगे एक प्रिज्म आप रख दें, और इधर एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग आप रख दें। तो ये लाइट यहाँ से गुजरेगी, ये इसके साथ टकराएगी, और ये इधर एक वेवलेंथ चली जाएगी, और एक वेवलेंथ जो है वो इधर चली जाएगी। इसको हम कहेंगे कि ये लैम्डा 2 है, और इसको हम कहेंगे ये लैम्डा 1 है। तो इसी तरह यहाँ पर भी ये लैम्डा 2 है, और ये लैम्डा 1 है। तो अब इसका मतलब है कि ये हमने कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र यूज़ की है, तो जो हमारे पास वन ऑफ द कैविटी मिरर है उसकी जगह आपने एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है उसको अलाइन किया है, जिसको हम कहते हैं लिट्रो कन्फिग्रेशन। ये जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग हमने एक मिरर की जगह यूज़ की है, इसको हम कहते हैं लिट्रो कन्फिग्रेशन। तो इस कन्फिग्रेशन के अंदर जो है वो एंगुलर सेटिंग ऑफ ग्रेटिंग है, यानी कि एंगुलर सेटिंग, ये जो ग्रेटिंग है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, इसकी एंगुलर सेटिंग है, यानी कि आप इस ग्रेटिंग को रोटेट कर सकते हैं। इसकी सेटिंग जो है वो एंगुलर है, और ये ग्रेटिंग जो है ये रोटेट हो सकती है। तो इसका मतलब है कि इस कॉन्फ़िगरेशन में जो एंगुलर सेटिंग है ग्रेटिंग की, देयर इज ए पर्टिकुलर वेवलेंथ, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी दैट इज रिफ्लेक्टेड एग्जैक्टली बैक इनटू द रेजोनेटर, जो कि रिफ्लेक्ट बैक करेगी रेजोनेटर के अंदर, और हमें अचीव होगी जो है वो वेवलेंथ ट्यूनिंग, वेवलेंथ ऑफ ट्यूनिंग बाय डायफ्रैक्शन रोटेशन, यानी कि डायफ्रैक्शन की ग्रेटिंग की रोटेशन से आपको एक ट्यून्ड वेवलेंथ हासिल होगी। यानी कि मतलब ये है कि आपने ट्यूनिंग में क्या करना होता है, एक ट्यून्ड वेवलेंथ आपने सिलेक्ट जो है वो करनी होती है, जहाँ पर लाइन विड्थ जो है वो ज़्यादा आ रही होती है। ठीक है जी, तो ये अब आपने ये जो कॉन्फ़िगरेशन है देखा है, ये हमने इंफ्रारेड के अंदर देखा है, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र की एग्जाम्पल ली है। अब अगर विजिबल रीजन हो, ठीक है, तो इन द विजिबल रीजन, अगर हम विजिबल रीजन की बात करें जो कि नियर हो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रल रीजन के, इट इज़ मोर कॉमन टू यूज़ ए डिस्पर्सिव प्रिज्म। तो उसके लिए हम एक डिस्पर्सिव प्रिज्म, ये जो फिगर 1B है, ठीक है, ये हमारा जो था ये वाली जो फिगर थी ये इंफ्रा रेड के लिए थी, और ये वाली फिगर जो है ये विजिबल के लिए है।
तो यहाँ पर हम एक डिस्पर्सिव जो है वो प्रिज्म यूज़ करेंगे जो कि जिसके फेसेस क्लोज होंगे ब्रेविस्टर्स एंगल के विद रिस्पेक्ट टू द लेज़र बीम, ब्रेविस्टर एंगल के विद रिस्पेक्ट टू द लेज़र बीम। ये इस फिगर के अंदर इसको हमने शो किया। तो अगेन जो एंगुलर सेटिंग है प्रिज्म की, यानी कि ये प्रिज्म जो है दोबारा इसको आप रोटेट कर सकते हैं, तो रिफ्लेक्टेड जो है फ्रॉम मिरर टू एग्जैक्टली बैक इनटू द रेजोनेटर। तो जो मिरर है आपके पास ये वाला लगा हुआ मिरर टू, ये 1 है और ये मिरर 2 है, इससे दोबारा वेव रिफ्लेक्ट बैक होगी और वो कैविटी के अंदर चली जाएगी इस प्रिज्म की रोटेशन की वजह से। तो एक पर्टिकुलर, तो इसके नतीजे में हमें अचीव होगी ट्यूनिंग बाय प्रिज्म रोटेशन। तो इसका मतलब है कि प्रिज्म की रोटेशन की मदद से हमें ट्यूनिंग जो है वो ऑब्टेन हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद जो है एक थर्ड वेवलेंथ सेलेक्टिंग एलिमेंट है विच इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर इन द विजिबल और नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रल रीजन, मेक यूज ऑफ ब्रिफिंजेट फिल्टर इंसर्टेड विद इन द लेजर कैविटी। तो एक ब्रिफिंजेट फिल्टर जो है उसको आप इंसर्ट कर देते हैं कैविटी के दरमियान में, और जब कैविटी के दरमियान में उसको इंसर्ट करते हैं तो फिल्टर सिंपली कंसिस्ट करता है एक प्लेट के ऊपर और एक सूटेबल बायरफ्रिंजेट क्रिस्टल जैसे क्वार्ट्ज होता है। तो क्वार्ट्ज जो है इसको बायरफ्रिंजेट के मटेरियल के तौर पर आप जो है वो यूज़ करते हैं। तो बायरफ्रिंजेट मटेरियल ये होता है कि ऐसा मटेरियल जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है किसी एनस्ट्रॉपिक मटेरियल के अंदर इन टू स्लाइटली डिफरेंट डायरेक्शंस टू फॉर्म ए टू वेज, यानी कि इसमें लाइट की रिफ्लेक्शन होती है दो वेज के अंदर, टू फॉर्म्स के अंदर दो रास्ते जो हैं वो वेव इख्तियार करती है। तो ये सिंपली ये जो बायरफ्रिंजेट क्रिस्टल होता है ये कंसिस्ट कर रहा होता है आपका, और इसमें भी आप ब्रेविस्टर एंगल जो है उसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी ब्रेविस्टर एंगल जो है वो यूज़ होता है। तो ब्रेविस्टर एंगल जो है ये एक एंगल होता है कि जिसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है जिसके ऊपर लाइट जो है वो पर्टिकुलर पोलराइजेशन की मदद से परफेक्टली ट्रांसमिट हो जाती है थ्रू ए ट्रांसपेरेंट डाइलेक्ट्रिक सरफेस विद नो रिफ्लेक्शन, यानी कि इसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होती लेकिन ट्रांसमिट जो है वो लाइट हो जाती है एक पर्टिकुलर पोलराइजेशन की। तो जब अनपोलराइज इंसिडेंट होती है दिस एंगल के ऊपर तो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है फ्रॉम द सरफेस और देयर फॉर वो पर्टिकुलरली परफेक्टली पोलराइज जो है। तो ब्रेविस्टर एंगल बेसिकली वो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट्स है कि जिसके ऊपर लाइट जो है वो पर्टिकुलर पोलराइजेशन के साथ परफेक्टली ट्रांसमिट हो जाती है थ्रू ट्रांसपेरेंट डाइलेक्ट्रिक सरफेस विद नो रिफ्लेक्शन, जब कोई रिफ्लेक्शन जो है वो नहीं होती। तो इसको हम जो है वो ब्रेविस्टर एंगल का नाम जो है वो देते हैं। तो अब यहाँ पर हमने क्या है कि ये एक थर्ड एलिमेंट जो है वो हमने यूज़ किया, एक बायरफ्रिंजेट जो है वो मटेरियल उसको हम यूज़ कर रहे हैं, एक बायरफ्रिंजेट मटेरियल जो है उसको हम यूज़ किया है। बायरफ्रिंजेंट, तो बायरफ्रिंजेंट क्रिस्टल जो होता है इसमें दो पार्ट्स आ जाते हैं वेव के, जैसे क्वार्ट्ज है, ठीक है, इसमें दो पास आ जाते हैं
वेव के। तो सिंपली जो ये जो फिल्टर है बायोफ्रिंजर, ये कंसिस्ट करता है एक प्लेट जो कि बनी होती है बायोफ्रिंजर क्रिस्टल की, जैसे क्वार्ट्स वगैरह। तो जो ऑप्टिकल एक्सेस हैं क्रिस्टल के, उनको हम ये अज्यूम करते हैं कि ये हैं एक प्लेन पैरेलल के टू द सरफेस ऑफ द प्लेट। अब लेट एट फर्स्ट सपोज आप ये करें कि बाईफ्रिंजेंट प्लेट जो है प्लेस आप करते हैं दो पोलराइजर्स के दरमियान में विद पैरेलल ओरिएंटेशन, माने कि जो दो आपके पास बाईफ्रिंजेंट प्लेट्स हैं उनके दरमियान में आप इसको रख देते हैं बिटवीन टोल पोलाई विद पैरेलल ओरिएंटेशन, उनकी ओरिएंटेशन भी पैरेलल। दिस ओरिएंटेशन इज यूज्ड टू बी सच एज टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंट ऑफ द प्लेट। अब ये ओरिएंटेशन इस तरह ज्यूम की जाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ट्रांसमिट होता है इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस ऑफ द प्लेट सिंस दिस इज इंक्लाइंड एट ब्रेविस्टर एंगल, क्योंकि आपने इसको ब्रेविस्टर एंगल के ऊपर इंक्लाइन किया होता है। तो जो ऑप्टिक एक्सेस होते हैं ना इधर परपेंडिकुलर ना पैरेलल होते हैं टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंट। तो इनपुट बीम जो है विल कंटेन बोथ ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपोनेंट्स। तो मैंने कहा जैसे कि बताया कि बाईफ्रिंजेंट के अंदर दोनों किस्म के कंपोनेंट्स जो हैं वो आपके पास आ जाती हैं। अब मैं आपकी इसकी फिगर बनाता हूँ, इससे आपको ज़्यादा समझ आएगी। आप देखें कि ये एक ऑप्टिक एक्सेस है, ठीक है। यहाँ से ये लेज़र बीम जो है वो जा रही है, ये लेज़र बीम यहाँ से जा रही है। तो आप ये देखें कि इधर ये मेरे पास जो है पोलराइज़र है, इसको कह लें ये N1 पोलराइज़र है, ठीक है जी। अब यहाँ पर यहाँ से इसको इसके साथ मिला दें, ये A है और ये आ जाए इस तरफ। तो यहाँ से ये जो है ये थीटा बी, ये थीटा बी जो है ये ब्रेविस्टर एंगल है, और इधर इसके आगे ये M2 है, यानी कि पोलराइजर 2 है। तो ये हमारे पास जो है वो फिगर है। ये अब ये जो है यहाँ पर ये बाईफ्रिंजेंट प्लेट है, ये बाईफ्रिंजेंट प्लेट है जो दो पास देगी लाइट की बीम को। तो ये हमारे पास एक पिक्चर है जो शो कर रही है बाईफ्रिंजेंट फिल्टर को एज ए वेवलेंथ सेलेक्टर एलिमेंट। तो ये बाईफ्रिंजेंट प्लेट जो है ये एक वेव सेलेक्टर एलिमेंट के तौर पर यूज हो रहा है, ठीक है जी। तो अब क्या है कि जो ऑप्टिकल एक्सिस हैं ए, ये आपके एक्सिस ऑप्टिकल एक्सिस ए हैं ऑफ द क्रिस्टल, और ये हम अज्यूम कर रहे हैं इन द प्लेन पैरेलल टू द सरफेस ऑफ प्लेट। ये जो प्लेन है ये पैरेलल है इस सरफेस ऑफ प्लेट के। अब फर्स्ट आप ये सपोज करें कि जो बाईफ्रिंजर प्लेस है उसको आपने प्लेस किया है दो पोलराइजर्स के दरमियान विद पैरेलल ओरिएंटेशन, यानी कि ये दो पोलराइजर्स हैं और इनके दरमियान में ये पैरेलल ओरिएंटेशन है, ये पैरेलल एक दूसरे के परे हुए हैं। अब ये ओरिएंटेशन हम ये अज्यूम करते हैं कि इस तरह है कि ये ट्रांसमिट करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस ऑफ द प्लेट, यानी कि यहाँ से ट्रांसमिट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्लेन, जो प्लेन है आपके पास इंसिडेंस ऑफ प्लेट के। तो जो इनपुट बीम है विल नॉट सफ़र एनी रिफ्लेक्शन लॉस अपॉन एंटरिंग द प्लेट। जब इसके अंदर एंटर होगी तो ये कोई भी लॉस सफ़र नहीं करेगी, ये रिफ्लेक्शन नहीं करेगी। सिंस दिस इज इंसिडेंट एट ब्रेविस्टर एंगल, क्योंकि ये ब्रेविस्टर एंगल पर है। मैंने आपको बताया कि ब्रेविस्टर एंगल के ऊपर लाइट जो है वो कंप्लीटली ट्रांसमिट हो जाती है, वो रिफ्लेक्ट नहीं होती। लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट
नहीं होती, वो कंप्लीटली ट्रांसमिट हो जाती है, प्रोवाइडेड आप जो ऑप्टिक एक्सेस हैं वो नाइदर परपेंडिकुलर हैं ना वो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। अब ये जो है ये ना ही परपेंडिकुलर है ना ये पैरेलल है इस प्लेन ऑफ इंसिडेंस के। तो जो इनपुट बीम है विल कंटेन बोथ ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपोनेंट। तो जो इनपुट बीम ये आ रही है इसके अंदर दोनों हैं, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपोनेंट्स हैं। तो ये कंपोनेंट विल एक्सपीरियंस डिफरेंस इन फेज शिफ्ट्स। तो इनके अंदर जो है एक डिफरेंस आएगा फेज शिफ्ट्स के अंदर, और वो होगा डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई एन ई माइनस एन नॉट एल ई। ठीक है, इसको के इक्वेशन नंबर ये 1 है। यहाँ पर एन नॉट और एन टी एन ई जो है ये रिफ्रैक्टेंट इज ऐसे ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीम्स के। एन नॉट एंड एन ई आर द refractive index of ordinary और extraordinary बीम। ठीक है जी, ये इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीम। ठीक है जी, और यहाँ पर एल ई जो है ये प्लेट थिकनेस है अलोंग द बीम डायरेक्शन विद इन द प्लेट। ठीक है, एल ई प्लेट, ये प्लेट थिकनेस है। एल ई जो है ये प्लेट थिकनेस है अलोंग द बीम डायरेक्शन विद इन द प्लेट, अलोंग द बीम डायरेक्शन विद इन द प्लेट, प्लेट के अंदर। अब जब ये प्लेट में से पास कर जाएंगी बीम, तो अनलेस के डेल्टा फाई जो है वो एक इंटीजर नंबर है ऑफ 2 पाई का। डेल्टा फाई जो है ये क्या है, ये इंटीजर नंबर है 2 पाई का। तो 2 पाई फुल रोटेशन को शो करती है। तो जो दो कंपोनेंट्स है विल कंबाइन टू फॉर्म ए रिजल्टेंट बीम। अब दो कंपोनेंट्स जो हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी के, ये क्या करेंगे, ये कंबाइन होंगे और ये फॉर्म करेंगे रिजल्टिंग बीम विद एलिप्टिकल पोलराइजेशन। वो एक रिजल्टेंट बीम बनेगी जिसकी की पोलराइजेशन जो है वो एलिप्टिकल होगी, और जो प्रेजेंस है सेकंड पोलराइजर की वो लीड करेगी लॉस ऑफ दिस एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। यानी कि यहाँ से गुजरने के बाद लाइट एलिप्टिकली पोलराइज्ड होगी, लेकिन जब इधर से पास करेगी इस सेकंड से, तो वो एलिप्टिकल पोलराइजेशन जो है उसके अंदर जो है वो रिडक्शन आनी शुरू हो जाएगी, वो कम होनी शुरू हो जाएगी सेकंड, यानी कि एलिप्टिकल पोलराइजेशन सेकंड पोलराइजर की वजह से कम होनी शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो डेल्टा फाई है वो इंटीग्रल नंबर है 2 पाई का। तो इसका मतलब है कि 2 पाई ओवर लैम्डा जो हमारे पास ये एन ई माइनस एन नॉट एल ई इज इक्वल टू 2 पाई के बराबर होगा। इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 2 है। यहां पर एल जो है, स्मॉल एल जो है ये इंटीजर है, एल इट इज ए इंटीजर, ये कोई इंटीजर वैल्यू है। तो जो बीम पोलराइजेशन है वो अनचेंज रहेगी आफ्टर पासिंग थ्रू द प्लेट, यानी कि यहां से जब इधर प्लेट से गुजरेगी बीम तो इसकी पोलराइजेशन के अंदर चेंज नहीं आएगी। तो जो हमारे पास आइडियल पोलराइजर्स हैं, बीम विल देन सफर नो लॉस थ्रू एंटायर सिस्टम। तो बीम जो है ये कोई लॉस सफ़र नहीं करेगी। ये पूरी ये जो फिगर हमने बनाई है इसके अंदर बीम के अंदर कोई लॉस नहीं आएगा, आराम से बीम जो है वो सीधी
पास कर जाएगी। तो जो जर्नल वैल्यू है डेल्टा फाई की, उसके लिए हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रांसमिशन ऑफ द सिस्टम, यानी कि यहाँ पर कितनी ट्रांसमिट हो रही है बीम, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अज्यूम करें सिंप्लिसिटी इसीलिए के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मेक करता है कि एंगल ऑफ 45 टू ऑप्टिकल एक्सिस ए, यानी कि इन एक्सिस ए के साथ 45 डिग्री का एंगल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बनाता है, यानी कि वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब है, हम सिंप्लिसिटी के लिए ये कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है जी, सिंप्लिसिटी के लिए ये चीज़ जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि फिर टी, यानी कि जो ट्रांसमिशन है, जो ट्रांसमिशन हो रही है 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो 45 का डिग्री आपको पता है कि साइन 45 की भी वही वाली होती है और cos 45 की भी वही वाली। तो हम कहेंगे कि टी जो है ये cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2 के बराबर है, ये ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 3 है। तो कंस्ट्रक्टिव ट्रांसमिशन मैक्सिमा जो है हैव देयर वैल्यूज ऑफ एल डिफरिंग बाय यूनिटी, इनकी इंटीजर वैल्यूज एल के बराबर होंगी जो कि यूनिट यानी कि 1 से उनमें डिफरेंस आ रहा होगा, और इनकी जो फ्रिक्वेंसी सेपरेशन है उसको आप फाउंड कर सकते हैं, यानी कि फ्रिक्वेंसी की जो सेपरेशन है उसको आप फाउंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन डेल्टा फाई, जिसको कि मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया 2 पाई एन ई माइनस एन नॉट एल ई। इस इक्वेशन की मदद से इनकी फ्रिक्वेंसी की सेपरेशन जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। अब आप अज्यूम करें कि एन ई माइनस एन नॉट जो है ये नहीं चेंज होती एपरेंटली ओवर ए वेवलेंथ रेंज ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ये एन ई माइनस एन नॉट जो है विल नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होती उस वेवलेंथ रेंज के लिए जो आपके इंटरेस्ट किया है। तो फिर आपके पास एक रिजल्ट होगा कि जो फ्रिक्वेंसी डिफरेंस है जो सेपरेट कर रही है दो कंस्ट्रक्टिव मैक्सिमा को, दैट इज स्पेक्ट्रल रेंज जो आपके पास होगी इस फ्रिक्वेंसी की, वो आप लिख सकते हैं डेल्टा म्यू फ्रिक्वेंसी सेपरेशन सी नॉट डिवाइडेड बाई एन ई माइनस एन नॉट एल ई। इसको आप कह दें ये इक्वेशन नंबर 4 है। तो इस इक्वेशन के मुताबिक अब हमारे पास जो प्लेट की थिकनेस है वो यूजुअली है ये थिकनेस 0.3 से 1.5 मिलीमीटर तक ये थिकनेस है हमारे पास, जो कि डिटरमिन करती है विड्थ ऑफ द ट्यूनिंग कर्व एंड दस रिजॉल्विंग पावर। तो थिनर जो है अगर प्लेट होगी तो ग्रेटर आपके पास अवेलेबल ट्यूनिंग रेंज होगी और लोअर जो है वो रिजॉल्विंग पावर होगी। तो ट्यूनिंग जो है आपके पास ट्रांसमिशन पी की हम उसको अचीव कर सकते हैं रोटेट करके प्लेट को अराउंड द नॉर्मल टू द सरफेस, यानी कि नॉर्मल टू द सरफेस, ये जो नॉर्मल टू द सरफेस है इसके अबाउट अगर रोटेट करें तो हम जो है वो अचीव कर सकते हैं जो ट्यूनिंग है। तो इस तरह करने से वन चेंजेस द वैल्यू ऑफ एन ई, जब आप इसको रोटेट करेंगे तो ये एन ई यानी कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है इस बीम की वैल्यू को आप चेंज करेंगे विच डिपेंड अपॉन द एंगल बिटवीन ऑप्टिकल एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, जो कि इस जब रोटेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ये ऑप्टिकल एक्सिस का जो एंगल है ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और हैंस चेंजेस द प्लेट बाई फ्रिंजेस, और जो प्लेट की बाई फ्रिंजेस है उसको चेंज कर देगा, यानी कि डेल्टा एन एन ई माइनस एन नॉट के बराबर आ जाएगा। तो फाइनली हम यहाँ पर ये कहेंगे कि लो गेन लेज़र जो हैं जैसे कंटिन्यूस वेव गैस और डाई लेज़र जो हैं, तो इनके अंदर अगर हम दो पोलराइजर्स हमारे पास हों तो एक पोलराइजर एलिमेंट जो है सच है जैसे एक्टिव मीडियम है जहाँ अनडीड ब्रिविस्टर एंगल सरफेसेस हैं
बाइफ्रिंजियल प्लेट की इटसेल्फ प्रोड्यूस सफिशिएंट लॉस डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन टू पोलराइजेशंस। तो इसकी वजह से एक सफिशिएंट लॉस आता है दो हमारे पास पोलराइजेशंस के दरमियान में। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी की सेपरेशन जो है इस इक्वेशन के अंदर 4 के अंदर आ रही है। अब मैंने आपको बताया कि प्लेट की थिकनेस जो है वो यूजली 0.3 से 1.5 मिलीमीटर तक होती है। तो जो विड्थ है ट्यूनिंग कर्व की और रिजॉल्विंग पावर की, हमने उसको डिटरमिन करना होता है। तो थिनर अगर प्लेट होगी तो ग्रेटर आपको अवेलेबल ट्यूनिंग रेंज होगी और लोअर रिजॉल्विंग पावर होगी। तो ट्यूनिंग जो है एक ट्रांसमिशन पी की हम अचीव कर सकते हैं जब आप प्लेट को रोटेट करते हैं अराउंड दी नॉर्मल टू द सरफेस, यानी नॉर्मल टू द सरफेस जब इसको आप रोटेट करते हैं आप एक ट्रांसमिशन पीक हासिल कर लेते हैं। अब इस तरह करने से इनफैक्ट जो है आप चेंज कर रहे होते हैं एन, यानी कि जब इसको रोटेट करते हैं तो इस एन ई की वैल्यू को आप चेंज कर रहे हैं, जो कि डिपेंड करती है जो आपके पास एंगल होता है बिटवीन ऑप्टिकल एक्सेस और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के। हैंस ये आपकी जो है वो चेंज करता है प्लेट की बायर फ्रिंजेस को, प्लेट की बायर फ्रिंजेस को चेंज कर देता है। अब प्लेट की बायर फ्रिंजेस क्या होती है कि उससे दो वेव्स जो हैं वो आ रही होती हैं। तो ये वो जो दो वेव्स आ रही होती हैं उनको ये चेंज जो है वो कर देता है उनकी बायर फ्रिंजेस को। ठीक है, तो बायर फ्रिंजेस बेसिकली ये होता है कि जो आपके पास ऑप्टिकल मटेरियल होता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं पोलराइजेशन और प्रोपगेशन ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर। तो जो ऑप्टिकली इंस्ट्रोपिक मटेरियल्स होते हैं ये बाइफ्रिंजेट होते हैं, यानी कि जिनमें जो हर तरफ से एक जैसे होते हैं इनको हम बाइफ्रिंजेट मटेरियल कहते हैं। तो जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है इन इंस्ट्रोपिक मटेरियल इन टू स्लाइटली डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि जब ये रिफ्रैक्ट होती हैं बाइफ्रिंजेट मटेरियल है और इसमें जब ये रिफ्रैक्ट होती हैं दो लाइट, तो इनके लाइट के रिफ्रैक्ट होते हुए दो मुख्तलिफ स्लाइटली डिफरेंस पाथ होते हैं। तो अब ये पाथ जो हैं इनके अंदर चेंज आ जाती है, किसकी वजह से? जो हमने ये लिखा है डेल्टा एन एन ई माइनस एन नॉट। तो लिहाजा जो लो गेन लेजर्स हैं जैसे कंटिन्यूस गैस लेजर या डाई लेजर्स हैं, यहाँ पर वन कैन डिस्पेंस विद टू पोलराइजर्स। तो यहाँ पर आप दो पोलराइजर्स जो हैं उनको यूज कर सकते हैं, दो पोलराइजर्स को। दो पोलराइजर्स जो हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आप यूज करते हैं। तो अगर आप जो है वो डिस्पेंस करें दो पोलराइजर्स की और कोई और पोलराइजर एलिमेंट हो सच एज के एक्टिव मीडियम या इंडीड अ ब्रिविस्टर एंगल सरफेस ऑफ द बाइफ्रिंजर प्लेट, यानी कि अब इन पोलराइजर्स के अलावा अगर कोई और पोलराइजर एलिमेंट हो जैसे कि एक्टिव मीडियम है या ब्रिविस्टर एंगल सरफेसेज है, ठीक है, कि या बाइफ्रिंजर प्लेट है इटसेल्फ, तो ये प्रोवाइड करेगी सफिशिएंट लॉस डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन टू पोलराइजेशन। तो इसकी वजह से भी एक सफिशिएंट लॉस आएगा दो पोलराइजेशंस के दरमियान में। तो बेसिकली ये लेज़र ट्यूनिंग की आपने तीन टेक्निक्स जो हैं इसके अंदर पढ़ी हैं। और बेसिकली लेज़र ट्यूनिंग क्या है कि आपने एक पर्टिकुलर वेवलेंथ जो है उसको सिलेक्ट करना होता है और वो पर्टिकुलर वेवलेंथ जो आप सिलेक्ट करते हैं, वो पर्टिकुलर वेवलेंथ सिलेक्ट करने के बाद जो आपकी लाइन विड्थ होती है उसके अंदर जो है वो एक डिक्रीज आ जाता है। ठीक है, जो गेन लाइन विड्थ होती है कुछ लेज़र्स के अंदर जैसे डाई लेज़र्स हैं, सॉलिड स्टेट लेज़र्स हैं, और वेरियस एप्लीकेशंस के लिए हमने इनको इस्तेमाल करना होता है, तो फिर हमें वहाँ पर लेज़र को जो है वो ट्यून करना पड़ता है, लेज़र की जो है वो ट्यूनिंग करनी पड़ती है। तो ये अब आपको मैंने जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब उसके बाद जो है वो हम आते हैं लेज़र ट्यूनिंग होगी ऑसिलेशन और पल्सेशन जो है इन लेज़र्स।
ऑसिलेशन और पल्सेशन इन लेजर्स। तो पहले ऑसिलेशन इन लेजर्स देख लेते हैं। तो CW लेजर्स, जिनको कि हम कॉन्टिन्यूस वेव लेजर कहते हैं, कॉन्टिन्यूस वेव लेजर जो है, इनके अंदर जो ऑसिलेशन है उसको हम रेफर करते हैं कॉन्टिन्यूस एमिशन ऑफ कोहेरेंट लेजर लाइट के। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस इन CW लेजर्स ऑसिलेशंस आर रेफर। तो इसके अंदर ऑसिलेशंस जो हैं उनको आप रेफर करते हैं टू द कॉन्टिन्यूस emission of coherent laser light। कॉन्टिन्यूस एमिशन जो है कोहेरेंट लेजर लाइट का, यानी कि कॉन्टिन्यूस कोहेरेंट लेजर निकलते हैं। इन लेजर कैविटी टिपिकली एक कंसिस्ट करती है गेन मीडियम के ऊपर। वो गेन मीडियम क्या होता है, लेजर क्रिस्टल होता है, क्योंकि गैस होती है, फिर मिरर्स होते हैं, एक पार्शियली रिफ्लेक्टिव होता है, ऑप्टिकल फीडबैक होती है जो काज करती है लाइट को ऑसिलेट करवाती है बैक एंड फोर्थ, और बिल्ड अप करती है इंटेंसिटी थ्रू स्टिमुलेटेड एमिशन। तो एमिटेड लाइट जो है वो कंटिन्यूस होती है और वो फॉर्म करती है स्टेबल सिंगल फ्रिक्वेंसी, यानी कि वो कोहेरेंट होती है और मोनोक्रोमेटिक होती है। अब इसके अंदर दूसरी चीज़ जो होती है ऑसिलेशन, वो होती है मोड ऑसिलेशन। तो लेज़र कैविटी के अंदर हमने ये पढ़ा है कि डिफरेंट लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर मोड्स जो हैं वो ऑसिलेट करते हैं। आपने ये मोड्स कैलकुलेट किए हैं। ये मोड जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट स्पेशल और स्पेक्ट्रल पैटर्न्स ऑफ लाइट। जो स्पेशल मतलब पोजीशन के लिहाज से, और स्पेक्ट्रल यानी कि डिफरेंट जो लाइंस होती हैं लाइट की वो आ जाती है। तो मोड सिलेक्शन जो होती है वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है लेज़र डिज़ाइन का। हमें यहाँ पर मोड को सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा मोड आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है, बेसिकली इंजीनियर्स का एम होता है तो कंट्रोल एंड स्टेबलाइज स्पेसिफिक मोड ऑफ फॉर वेरियस एप्लीकेशन। अब कौन ट्रांसफर मोड सेलेक्ट करना है या लॉन्गिट्यूडनल मोड सेलेक्ट करना है, तो इंजीनियर जो है इसके लिए एक स्पेसिफिक आपकी लेजर एप्लीकेशन होती है, उसके लिए एक स्पेसिफिक मोड जो है उसको वो चूज करते हैं। उसके बाद होती है स्टेबिलिटी ऑफ ऑसिलेशन। ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये पहला हो गया, और ये तीसरा स्टेबिलिटी ऑफ ऑसिलेशन। अब स्टेबिलिटी ऑफ ऑसिलेशन का मतलब है कि जो स्टेबल लेजर ऑपरेशन है, तो जो गेन होता है विद इन द लेजर मीडियम शुड एक्सीड द लॉसेस। तो जो गेन है लेजर मीडियम के अंदर उसको लॉसेस को ओवरकम करना पड़ता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन एंड अब्जॉर्प्शन। अब जो फोटॉन्स की रिफ्लेक्शन हो रही है और जो फोटॉन्स एटम्स के अंदर अब्जॉर्व हो रहे हैं उसकी वजह से जो लॉसेस आ रहे हैं उन लॉसेस को कंपनसेट करना पड़ता है। तो लेजर कैविटी इस तरह डिज़ाइन की जाती है इंक्लूडिंग मिरर रिफ्लेक्टिविटी और लाइनमेंट, कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑसिलेशन जो है वो लेज़र के अंदर ऑब्टेन हो सके। ठीक है जी, तो ये होती है ऑसिलेशन इन लेज़र। अब पल्सेशन इन लेजर्स। तो अब जो पल्सेशन है लेज़र के अंदर, नंबर 1 के ऊपर पल्स्ड लेजर्स। अब पल्सेशन जो है इन लेजर के अंदर ये रेफर करती है टू द एमिशन ऑफ लेजर लाइट इन ए पल्स्ड रादर देन कंटिन्यूअस फैशन। ये पल्स होगी, पल्सेस की फॉर्म में लेजर मिल रही होगी, ये कंटिन्यूअस वेव नहीं होगी है। तो पल्स लेजर जो होती हैं ये प्रोड्यूस करती हैं शॉर्ट ब्रस्ट जो होती हैं इंटेंस लाइट की, उसको विच कैन हैव ए वाइड रेंज ऑफ पल्स ड्यूरेशन। ये शॉर्ट ड्यूरेशन की पल्सेज होती हैं जिनकी एक वाइड रेंज होती है इन पल्स ड्यूरेशन की, फ्रॉम पिको सेकेंड टू मिली सेकेंड और लॉन्गर। उसके बाद इसके अंदर होती है क्यू स्विचिंग और मोड लॉकिंग।
क्यू स्विचिंग एंड मोड लॉकिंग। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट, पल्स ऑपरेशन जो है लेजर्स के अंदर, इसको हम अचीव कर सकते हैं जो टेक्निक्स हैं जैसे क्यू स्विचिंग और मोड लॉकिंग जो है। क्यू स्विच लेजर्स जो होती हैं इनके अंदर एक लॉस मॉड्यूलेटर जो कि एक अकिस्टो ऑप्टिक या इलेक्ट्रो ऑप्टिक डिवाइस होती है उसको यूज़ किया जाता है टू प्रिवेंट लास्टिंग अनटिल एनर्जी बिल्ड्स अप। ठीक है, एक ख़ास मटेरियल इसको यूज़ किया जाता है एज ए लेडर लॉस मॉडल, लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए। तो और ये बिल्डअप करता है हाई एनर्जी को, स्विचेस करता है हाई गेन को और रिलीज़ करता है हाई पावरफुल पल्स को। मोड लॉकिंग जो ऑन द अदर हैंड ये इन्वॉल्व करती है इंश्योरिंग द मल्टीपल कैविटी मोड्स। जो मल्टीपल कैविटी मोड्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उनको ये इन्वॉल्व करती है, और ये मल्टीपल कैविटी मोड्स जो हैं ये ऑसिलेट करती हैं इन फेजेस और क्रिएट करते हैं अल्ट्रा शॉर्ट पल्सेस, और इसकी मदद से अल्ट्रा शॉर्ट पल्सेस जो हैं वो मिलती हैं। अब इसकी एप्लीकेशंस जो हैं, पल्स लेजर जो हैं इनकी बहुत सारी एप्लीकेशन है वेरियस फील्ड्स के अंदर, जैसे लेज़र मशीनिंग है, मटेरियल प्रोसेसिंग है, मेडिकल है और एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं, उनके अंदर हम इसको फाइंड करते हैं, यूज़ करते हैं। इसके अलावा रेंज फाइंडिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी ये यूज़ होती है। तो जो एबिलिटी होती है डिलीवर करने की हाई इंटेंसिटी पल्सेस इन ए कंट्रोल्ड मैनर, ये हाई यानी कि हाई पावर की पल्सेस आपको मिल जाती हैं और उनको आप कंट्रोल भी कर लेते हैं, और बहुत सारी एप्लीकेशंस के अंदर इन हाई पल्सेस का बड़ा काम है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है ये नोट करना कि जो ऑसिलेशन है वो भी फंडामेंटल करैक्टरिस्टिक है लेज़र का, जो कि जनरेट करता है कॉन्टीन्यूस वेव आउटपुट। पल्सेशन भी इन्वॉल्व करता है जो टेम्परेली स्विच करता है लेज़र को फ्रॉम नॉन लेजिंग टू लेजिंग स्टेट टू प्रोड्यूस ए पल्स्ड आउटपुट। इसमें आपको एक पल्स्ड आउटपुट मिलती है जो नॉन लेज़र को लेज़र पल्स के अंदर कन्वर्ट। तो बहुत ऑसिलेशन और पल्सेशन जो हैं ये कंट्रोल करती हैं और जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं फॉर वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, यानी ये दोनों मुख्तलिफ किस्म की जो एप्लीकेशन है लेज़र्स की उनके अंदर ये इस्तेमाल होती हैं। ठीक है जी। तो अब ये हमारे पास हमें पता लग गया कि ये पल्स लेज़र्स होती हैं और ये हमारे पास जो हैं वो कॉन्टीन्यूस लेज़र्स होती हैं। अब हमने इसके अंदर हमने क्यू स्विचिंग और मोड लॉकिंग मेथड्स जो हैं उनको स्टडी करना है। तो अब वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको क्यू स्विचिंग और मोड लॉकिंग मेथड्स जो है उनको डिस्कस करूँगा। बहुत शुक्रिया आपका।